हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना एकदम? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है। इसके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, क्या ये हार्मोन सिक्रीट करती है, उस हार्मोन का क्या काम होता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बुक कौन सी यूज़ कर रहे हैं? सेम्ब्यूलिंगम। ठीक है, तो इफ़ यू हैव सेम्बुलिंगम देन स्टार्ट रीडिंग विद मी, और हम लोग साथ में इसको पढ़ेंगे अच्छे से, टाइम दे के प्रॉपरली। और अगर आपके पास सेम्बुलिंगम नहीं है तो आप क्या करोगे? आप कॉपी उठाओ और साथ में नोट्स लिखते जाओ, क्योंकि ये जो बुक है यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब सिंप्लीफाइड है, बहुत प्रॉपर तरीके से दे रखा है और मैंने भी हाईलाइट कर रखा है। तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब फटाफट फटाफट पॉइंट्स की फॉर्म में नोट कर लो, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर इसको पढ़ना एकदम ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, चार लोब्स की फॉर्म में, दो अपर लोब दो लोअर लोब। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली चार पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं विच आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और इस ये छोटी सी ग्लैंड होती है पैराथायराइड। इसके डायमेंशंस की बात करोगे तो 6 mm लॉन्ग, 3 mm वाइड एंड 2 mm थिक, बड़ी छोटी सी डार्क ब्राउन कलर की ये क्या है? ग्लैंड है। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हमारे पास इसमें दो टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। दो टाइप की सेल्स कौन सी? एक तो चीफ सेल और एक ऑक्सिफिल सेल। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिल सेल्स। देखो, बेसिकली जो पैराथायरॉयड हार्मोन का, पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है पैराथ हार्मोन, ये कौन सिक्रीट करती हैं? चीफ सेल सिक्रीट करती हैं। तो चीफ सेल हमारी सिक्रीट करती हैं पैराथ हार्मोन। और ये जो ऑक्सीफिल सेल हैं, दीज आर डीजनरेटिव चीफ सेल। ये क्या होती हैं? डीजनरेटिव चीफ सेल्स होती हैं, और ये दे सिक्रीट पैराथ हार्मोन ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन विच इज कॉल्ड पैराथायरॉयड एडिनोमा। तो पैराथायरॉयड एडिनोमा यानी ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन ये जो है ये सिक्रीट करती हैं पैराथ हार्मोन। बात समझ आ रही है? ओके, नाउ दिस पैराथ हार्मोन, ये काम क्या होता है पैराथ हार्मोन का? ये बेसिकली हमारा ब्लड कैल्शियम और ब्लड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल विद इन अ नैरो क्रिटिकल रेंज विच इज 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो ये काम है पैराथ हार्मोन का। ठीक है, अब ये जो पैराथ हार्मोन है कहाँ से सिक्रीट होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी कहाँ से? चीफ सेल इसको सिक्रीट करती हैं। पैराथ हार्मोन एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, और इसमें 84 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है? 9500। ठीक है, डायग्राम में देखोगे पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे देखो, दो ऊपर वाली लोब सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, सो 4 इन नंबर, 2 पेयर्स। ठीक है, सो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड की इजी सी सिंपल सी कहानी। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, जिंदगानी कितनी है इसकी? 10 मिनट यार, 10 मिनट का खेल है। पीटीएच प्लाज्मा लेवल कितना है पैराथायरॉयड हार्मोन का? देखो 1.5 to 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। इतना कम भाई साहब, कितना? 1.5 to 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। बहुत बढ़िया चीज है ये तो। ओके, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन कैसे बनता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे पास होता है प्री प्रो पीटीएच। क्या होता है? प्री प्रो पीटीएच। प्री प्रो पीटीएच जो है ये इसका प्रिकर्सर होता है, और ये 115 अमाइनो एसिड्स इसमें होते हैं। प्री प्रो पीटीएच एंटर करता है चीफ सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ चीफ सेल, ये प्री प्रो पीटीएच जो होगा इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रो हार्मोन विच इज प्रो पीटीएच में। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रो पीटीएच में, and this pro PTH contain 96 amino acid, and after that it will move to the Golgi body. After that it will move to the Golgi body, एंड फाइनली गोल्जी बॉडी के अंदर फिर क्या बनेगा? गोल्जी बॉडी के अंदर फाइनली क्या बनेगा? हमारा
पीटीएच बन के तैयार है। सो फाइनली इन द गोल्जी बॉडी पीटीएच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रो पीटीएच। सो सबसे पहले प्री प्रो पीटीएच, फिर माइटो नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर प्रो पीटीएच, फिर गोल्जी पैरेटस में प्रो पीटीएच को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पीटीएच में। ठीक है, सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथॉर्मोन। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म की, इसकी डिग्रेडेशन की बात करें तो पीटीएच का ऑलमोस्ट 60 to 70%, कितना 60 to 70% जो है वो डिग्रेड होता है कूफर सेल्स में। और कूफर सेल कहाँ होती है बताओ, लिवर में। तो 60 to 70% ऑफ द पीटीएच इज डिग्रेडेड बाय कूफर सेल्स इन द लिवर, ओके, बाय मीन्स ऑफ प्रोटियोलाइसिस। ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रोटीन हार्मोन है तो प्रोटियोलाइसिस होगा। और बाकी जो बचा 20 to 30% ऑफ द पीटीएच है उसका डिग्रेडेशन कहाँ होता है, किडनीज में होता है। ठीक है, तो 60 to 70% इन द लिवर बाय कूफर सेल्स एंड 20 to 30% ऑफ पीटीएच डिग्रेडेशन अकर्स इन द किडनीज। ओके, एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, ब्लड कैल्शियम लेवल और ब्लड फॉस्फेट लेवल को ये नॉर्मल रेंज में मेंटेन करता है। नाउ एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल, भाई ब्लड कैल्शियम लेवल पे क्या होता है, मैंने बोला ना ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है विद इन अ क्रिटिकल रेंज। व्हाट इज दिस क्रिटिकल रेंज, 9 से 11 टन 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 टारा चलती है क्या, 9 से 11, तो 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी थी पीटीएच की बताओ, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी थी, 1.5 to 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और इसकी यहाँ पर ब्लड कैल्शियम लेवल की क्रिटिकल रेंज कितनी है, 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इस रेंज में इसको मेंटेन किया जाता है। और ये आखिरकार कैसे करता है, एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पता चल गया कि हाँ ये करता है। करता कैसे है, ये बोन्स पे, किडनीज पे और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे काम करता है। उससे रिलेटेड जैसे भाई बोन्स पे क्या काम करेगा, किडनी पे क्या काम करेगा, जीआईटी पे क्या काम करेगा, ये अलग अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बट ये इन तीनों जगहों पर काम करके इस फंक्शन को अचीव कर पाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बोन पे क्या काम करता है। बोन में ये बोन का रिजॉर्प्शन कराता है, इट एनहेंसेस द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, यानी बोन से कैल्शियम को निकालोगे और फिर उसको ब्लड में डालोगे तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा ना। तो ये एक्चुअली ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है। भाई बोन रिजॉर्प्शन कौन सी सेल्स करती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल करती हैं। तो पैराथॉर्मोन enhances the resorption of calcium from bone by increasing the osteoclastic activity and by acting on osteoblast and osteoclast cells of the bone, मतलब cells related to the bone. Now रिजर्प्शन ऑफ कैल्शियम बोन 2 फेजेस में होता है, मतलब कैल्शियम जो निकलेगा ना बोन से, टूट टूट के बोन को तोड़ के कैल्शियम निकाल रहे हैं, वो रिजर्प्शन 2 फेजेस में होता है, एक तो रैपिड फेज और एक होती है स्लो फेज। ठीक है, रैपिड फेज जैसे नाम से समझ में आ रहा है, बताओ रैपिड फेज में क्या होता होगा, ये विद इन मिनट्स होती है, ये विद इन मिनट्स होती है। भाई जैसे ही पीटीएच रिलीज हुआ ना पैराथायरॉयड ग्लैंड से, वैसे ही विद इन मिनट्स कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये रैपिड फेज है, क्या है ये, रैपिड फेज है। ठीक है, तो ये आखिरकार होगा कैसे, कैसे कैल्शियम निकलेगा, देखो पीटीएच सिक्रीट हुआ, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पीटीएच सिक्रीट हुआ, पीटीएच जाके ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट पे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, वहां पर इनकी सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जाके बाइंड करेगा, फिर वहां पर बनेगा एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियस ही बात है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये बनते ही सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी कैल्शियम आयंस के लिए। ठीक है, पीटीएच सबसे पहले जाके अटैच होगा ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट के सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर से और बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, इसके बनते ही कैल्शियम के लिए सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम पंप मैकेनिज्म जो है वो एक्सिलरेट हो जाएगी। कैल्शियम पंप मैकेनिज्म, विच मैकेनिज्म, कैल्शियम पंप मैकेनिज्म, और नाम समझ में आ रहा है ना। तो कैल्शियम पंप मैकेनिज्म से क्या होगा, कैल्शियम आयंस विल मूव आउट ऑफ दीज बोन सेल, कैल्शियम आयन बाहर निकलेगा, एंटर इनटू द ब्लड एट अ फास्टर रेट। सो दिस इज द फास्ट फेज। ठीक है, 2 फेजेस हो गए रिजॉर्प्शन की, फास्ट फेज एंड देन
स्लो फेज, स्लो फेज को डिस्कस करते हैं भाई। ये थोड़ी स्लो ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम रिजॉर्प्शन थोड़ा धीरे धीरे से होगा। तो ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ osteoclast by PTH, so the slow phase is also by the activation of osteoclast by PTH. When osteoclasts are activated, some substances such as proteolytic enzyme, citric acid, lactic acid are released from the lysozyme of these cell। और ये जो सारे के सारे substances हैं, they will digest and dissolve the organic matrix of the bone, जिससे कैल्शियम रिलीज होगा और कैल्शियम फिर स्लोली ब्लड में जाएगा। क्या होगा देखो, फिर से बोल देता हूँ। स्लो फेज के अंदर जो कैल्शियम का रिजॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट होंगी और ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट होके कुछ प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगी। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करेंगी, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेंगी। और ये सब कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड फ्रॉम द लाइसोसोम ऑफ दीज ओस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, एंड इसकी वजह से ये जो सब्सटेंसेस रिलीज हुए हैं ना सारे के सारे, ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे और डिसॉल्व करेंगे बोन के ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को, और वहाँ से फिर कैल्शियम रिलीज हो जाएगा और वो ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो ये पीटीएच, ये स्लो फेज हो गई। पीटीएच इंक्रीजेस द कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट ऑल्सो। तो ऑस्टियोक्लास्ट का प्रोलिफरेशन, ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा होंगी, ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगी तो ज़्यादा ये सब्सटेंसेस रिलीज होंगे और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व होगा तो ज़्यादा कैल्शियम निकलेगा। तो पीटीएच इंक्रीज कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट ऑल्सो। ठीक है, सो ये हमारी दो फेजेस हो गई, स्लो फेज और एक फास्ट फेज हो गई। ये हमने देखा कि रिजॉर्प्शन ऑफ बोन पे एक्शन करके कैसे पीटीएच कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं किडनी की। तो किडनी में क्या ही हो सकता है भाई साहब, किडनी में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि वेस्ट हो रहा था वो रीनल ट्यूब्यूल से, मतलब ज़्यादा एक्सेसिव अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग वहाँ से रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल्स में रीएब्जॉर्ब कर लेंगे फिर से। तो पीटीएच क्या करता है एक्चुअली, रिजॉर्प्शन बढ़ा देता है, क्योंकि पीटीएच को क्या करना है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, अगर कम हुआ है तो उसको बढ़ाना है। तो ये एक्चुअली पीटीएच कैसे करेगा भाई, कैल्शियम की कमी हो रही है ब्लड में तो कैल्शियम को रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब करा दो तो कैल्शियम बढ़ जाएगा ब्लड में। ठीक है, सो पीटीएच इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल अलोंग विद मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ये पूरे रीनल ट्यूब्यूल में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन मेनली कहाँ होता है, मेनली कहाँ होता है बताओ जल्दी से, डीसीटी के अंदर यानी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, नॉट दैट प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। सो किडनी पर कैसे काम करेगा, किडनी पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बढ़ा देगा पैराथॉर्मोन। तो इसकी वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना। और रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में हो रहा है, एक तो डीसीटी में और एक प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, और उसके अलावा पीटीएच पता है क्या करता है, किडनी में एक वो बनता है ना विटामिन, कौन सा बताओ, विटामिन डी है ना। तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल जिसका एक्टिवेटेड फॉर्म का नाम है। विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म क्या होती है, बायोकेम में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल। तो पीटीएच क्या करता है, इट इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ दिस विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म फ्रॉम 25 डी हाइड्रोक्सी कॉल इन किडनीज। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल जो होता है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, ये विटामिन डी की इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, ये कन्वर्ट होती है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल। ये सब ये काम का होता है किडनी में। ठीक है, और आपको पता है ये जो विटामिन डी होता है ना, ये कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है जीआईटी में, नॉट रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये नहीं होगा ना तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो विटामिन डी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करता है ये पीटीएच इन किडनी। तो इस तरीके से किडनी में फंक्शन हो गया। दूसरी बात ऑन जीआईटी, जीआईटी में क्या होता है भाई, इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन, जीआईटी में इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम आयन का फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इनडायरेक्टली। कैसे,
देखो मैंने अभी भी बोला था कि 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. सो हाउ कैन वी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट? वी कैन इंक्रीज बाय दिस विटामिन ए. अगर विटामिन डी जो है हमारे पास अगर ज़्यादा होगा एक्टिवेटेड फॉर्म में, सो हमारे पास कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाएगा. सो इट इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल्सिफेरॉल इन किडनीज. वी नो अभी पढ़ा था किडनी पे एक्शन. दिस विटामिन इन टर्न इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट. Thus, activated vitamin D is very essential for absorption of calcium from GI tract and PTH is essential for formation of activated विटामिन डी. सो देखो स्टोरी बन रही है ना, एक सब कुछ एकदम मतलब मैशअप में है कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है. और यही जो 5-6 चीज़ें मैं आपको अभी सुना रहा हूँ ना, ये पूरे लेक्चर में यही चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, चलती जाएंगी, इन्हीं से रिलेटेड सब चीज़ें रहेंगी. रोल ऑफ पीटीएच इन एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी. ऑब्वियस सी बात है, कैसे भाई एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी कैसे होगा? मैंने अभी अभी तो बोला भाई विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, विटामिन डी खुद से एक्टिवेटेड नहीं होता, खुद से एक्टिवेट नहीं होता. इसके लिए क्या लगता है? पीटीएच लगता है, पैराथायराइड हार्मोन लगता है. ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? 25 डाइहाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल को 125 डाइहाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल में बदलता है किडनीज के अंदर. और जो ये 125 डाइहाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल इट इज एक्टिवेटेड प्रोडक्ट. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ विटामिन बी3. देखो विटामिन डी का एक्टिवेशन की बात करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट भी आएगा, इस चार्ट में भी हम लोग समझेंगे अच्छे से. काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं विटामिन डी की. जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है दैट इज़ विटामिन डी3. आपको याद रहना चाहिए विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ विटामिन डी3. विटामिन डी, इट इज़ विटामिन डी3. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ विटामिन डी? इट इज़ विटामिन डी3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल कैल्सीफेरॉल. कॉल कैल्सीफेरॉल. देखो मैं इस जो मैकेनिज्म है हमारे पास, ये जो है ये मैं आपको आराम से यहाँ पर ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या हो रहा है, ये फलाना धिमकाना, ये सब मैं आपको यहाँ पर इस टेबल में बताता हूँ. सबसे पहले आपके पास है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल. स्किन की बात करी जा रही है. सबसे पहले हमारी बात करने की साइट है स्किन. स्किन पे है हमारा 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, अब ये जो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये जब इसको सनलाइट मिलेगी, यूवी रेडिएशन मिलेगी, तो ये इट विल कन्वर्ट इनटू कॉल कैल्सीफेरॉल विच इज़ विटामिन डी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ विटामिन डी, है ना. बट इट इज़ इनएक्टिव, नॉट एक्टिव विटामिन डी, इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म. तो पहले तो ये कन्वर्जन हुआ, उसके बाद में ये जैसे ही बना, ये कॉल कैल्सीफेरॉल बन गया, ये लिवर में जाएगा. लिवर के अंदर कॉल कैल्सीफेरॉल जो है दैट विल बी कन्वर्टेड टू 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल. ठीक है. अच्छा, आपको पता है ये जो 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल है, ये बनने के बाद खुद का ही लाइक फीडबैक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, लाइक खुद को ही फिर ये कम करना चाहेगा. कैसे? देखो पहली बात, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप थी कॉल कैल्सीफेरॉल इज कन्वर्टेड इनटू 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल इन लीवर. दिस प्रोसेस इज लिमिटेड and is inhibited by 25 hydroxycol calciferol itself by feedback mechanism. और ये दो रीजंस होते हैं इसके कि ये क्यों कम करता है. रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्टिव विटामिन डी. भाई देखो इस स्टेप पे रेगुलेशन हो रहा है, इस स्टेप पे रेगुलेशन हो रहा है. 25 हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल खुद को रेगुलेट कर रहा है, तो विटामिन डी भाई ज़्यादा बन गया, तो कम कैसे होगा? यहीं देखो इनिबिशन यहीं हो रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म ज़रूरी है. दूसरी बात, स्टोरेज ऑफ विटामिन डी फॉर मंथ्स टुगेदर. विटामिन डी3 इज कन्वर्टेड इनटू 25 हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल. इट रिमेन इन बॉडी फॉर 2-3 days, बट विटामिन डी3 स्टोर्ड इन लिवर फॉर सेवरल मंथ्स. देखो विटामिन डी3 इसको सेवरल मंथ्स के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बहुत सेवरल मंथ्स के लिए हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही विटामिन डी3 से ये बन जाएगा ना, ये 2-4 दिन में ये शेष हो जाएगा. 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल 2-4 दिन में शेष हो जाएगा. मतलब इसकी स्टोरेज लाइफ तो है नहीं. स्टोरेज लाइफ किसकी है? विटामिन डी3 की. इसको मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर रोकथाम लगानी ज़रूरी है. ऐसा नहीं हो सारा का सारा विटामिन डी3 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल में बदल जाए, तो यहाँ पे चेक ज़रूरी है. ठीक है, तो द रीजन वाई इनहिबिशन अकर्स हेयर, तो यही रीजन हो गया, स्टोरेज ऑफ विटामिन डी फॉर सेवरल मंथ्स टुगेदर एंड रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्टिव विटामिन डी. एंड दूसरी बात ये कन्वर्जन वाला मैंने बता दिया कि कौन ज़्यादा स्टोर हो सकता है. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो 25 हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल है, इट विल गो टू द किडनी. ठीक है, ये काम अभी अभी जो बोला ये लिवर में हो रहा था, अब किडनी में चला जाएगा सामान. किडनी में है
किडनी में जो 25 हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल है, दिस विल बी कन्वर्टेड टू 125 डाई हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और ये जो काम हो रहा है ना, इसमें लगेगा ही लगेगा साहब पैराथ हार्मोन। कौन लगेगा इसमें? पैराथ हार्मोन लागबे ही लागबे। तो पैराथ हार्मोन यहाँ लगेगा इस फॉर्म में। अब ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जो 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल है विच इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करेगी। ठीक है, और जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, कैल्शियम मतलब सपोज ज़्यादा, मतलब ज़्यादा 125 डाई हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल आएगा तो ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। तो अगर ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा बच्चों, तो ये कैल्शियम फिर इनहिबिट करेगा पैराथ हार्मोन। अगर सोचो पैराथ हार्मोन यहाँ से कम कर देंगे तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो फॉर द रेगुलेटरी पर्पसेस, फीडबैक के लिए कैल्शियम ही अपना इनहिबिशन करवा लेता है बाय डिक्रीजिंग द पैराथ हार्मोन लेवल। ठीक है जी, ठीक है। इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल, यहां से पढ़ो, व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। ठीक है, ओके ओके भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गए। डायरेक्टली सप्रेसेस द कन्वर्जन ऑफ 25 to 125, दिस इफेक्ट इज वेरी माइल्ड। ठीक है, तो ये आप समझ लेंगे, इतना ही, बहुत आसान था। ओके देखो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है ना, ये जो मैं बोल रहा था, ये वाला पॉइंट, ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट हमारा ये कहना चाह रहा है आखिरकार कि कैल्शियम जो है आयन, उसका जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा ना ब्लड में, तो वो मतलब किस दो तरीके से सप्रेस कर सकता है खुद, मतलब खुद के लेवल को। पहला तो वो ये जो कन्वर्जन है इसको डायरेक्टली रोकेगा, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट नहीं होने देगा, ये कन्वर्जन नहीं कराएगा। ठीक है, इसको सप्रेस करेगा, बट ये इफेक्ट थोड़ा माइल्ड होता है। अच्छा वाला जो इफेक्टिव इफेक्ट है वो कौन सा है? वो ये है कि कैल्शियम पीटीएच को ही इनहिबिट करवा दे, तो ये कन्वर्जन होगा ही नहीं। तो ये वाला मेन चीज है। ठीक है, now so lack of 125 dihydroxycholesterol decreases the absorption of calcium ion from intestine, from the bones and from the renal tubule as well this makes the calcium level in the plasma to fall back to normal। I hope आप इतने लाइक समझदार हैं, समझ गए होंगे इस चीज को कि एक्चुअली में कहानी क्या है। ठीक है, now let's talk about the actions of 125 डाईहाइड्रोक्सीकॉलकैल्सिफेरॉल। भाई क्या एक्शन है इसके? ठीक है, पहला एक्शन तो हमें यही दिख रहा है, 125 डाईहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल क्या करता है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, दूसरी बात, इट इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम इंड्यूस्ड ATPase इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियम, कैल्शियम इंड्यूस्ड ATPase का सिंथेसिस करवाता है। इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन अलोंग विद कैल्शियम। तो फॉस्फेट का भी एब्जॉर्प्शन इंड्यूस करता है ये विटामिन डी। मैं शॉर्ट में विटामिन डी बोलूंगा, वरना इतना बड़ा नाम कौन बोले, 125 डाईहाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो इसके फंक्शंस ये हो गए, 4 फंक्शंस क्या हुए? पहली बात एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, दूसरी बात कैल्शियम इंड्यूस्ड एटीपीएज का प्रोडक्शन बढ़ाना इंटेस्टिनल एपिथेलियम में। ठीक है, दूसरे नंबर पे, ताकि वो इनडायरेक्टली वही काम है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा एल्कलाइन फॉस्फेटेज का सिंथेसिस करवाना इंटेस्टिनल एपिथेलियम में। ठीक है, ओके। एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ऑन ब्लड फॉस्फेट लेवल, देखो फॉस्फेट के साथ क्या करेगा, PTH decreases blood level of phosphate by increasing its urinary excretion। This line to be remembered। कैल्शियम के केस में क्या करता था PTH? कैल्शियम के केस में PTH ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। बट इन केस ऑफ फॉस्फेट इट डिक्रीजेस द ब्लड लेवल, ब्लड फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करता है PTH। ठीक है, कैसे डिक्रीज कैसे करेगा भाई? यार ब्लड में कम करना है तो एक काम करो, उसको बहा दो यूरिन के साथ, बाहर एक्सक्रीट कर दो फॉस्फेट को, तो आपका PTH क्या करेगा, ब्लड फॉस्फेट लेवल को कम करेगा।
ठीक है। और वही बात कैसे कम करेगा, किडनी पे काम करेगा, बोन पे काम करेगा, जीआईटी पे काम करेगा। देखिए कैसे काम करेगा, ये पता करने की बात है। बोन पे सबसे पहले कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बोन में होता है। पीटीएच ऑल्सो इंक्रीजेज द फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन। देखो बोन पे कोई गलत इफेक्ट नहीं है, बोन पे कैल्शियम का रिजॉर्प्शन हो रहा है ना, वैसे ही पीटीएच का भी रिजॉर्प्शन होगा, ठीक है। पीटीएच भी एब्जॉर्ब होगा बोन टूटने से, बोन से निकलेगा, फॉस्फेट बाहर निकलेगा ऑन, ठीक है। किडनी पे क्या होगा, मतलब अगर सिर्फ बोन के हिसाब से देखो तो ब्लड फॉस्फेट लेवल बढ़ना चाहिए बाय पीटीएच, बट नहीं होता, ठीक है। बोन पे ये एक्शन होता है। ऑन किडनी फॉस्फेट्यूरिक एक्शन, व्हाट इज दिस फॉस्फेट्यूरिक एक्शन, मतलब फॉस्फेट का एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन, ठीक है। मतलब दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट्यूरिक यूरिक एक्शन, फॉस्फेट यूरिक एक्शन मतलब फॉस्फेट को यूरिन से बाहर निकालना। तो पीटीएच क्या करता है, इंक्रीजेस द फॉस्फेट एक्सक्रीशन बाय इनहिबिटिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। एक्सक्रीशन करवा दो फॉस्फेट का, रीएब्जॉर्प्शन कम करवाओ, एक्सक्रीशन करवा दो। फ्रॉम कहाँ से होता है ये, पीसीटी में। पीसीटी में देखो हमने देखा था कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ हो रहा था, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। और फॉस्फेट का जो लाइक एक्शन हो रहा है, फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, पीसीटी में हो रहा है। तो उसको इनहिबिट करवा दो आप, उसको कम करवा दो, एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाओ तो फॉस्फेट लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। ऑन जीआईटी, जीआईटी में एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट को इंक्रीज करता है थ्रू कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल, अब ये क्या चिरांद है, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। सो पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट थ्रू कैल्सीट्रायोल। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को, पता चल रहा है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे होता है आखिरकार, देखो पीटीएच 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल को 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉल्सीफेरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैल्सीट्रायोल, मैंने अभी बोला ना, इसके बारे में बात करें। कैल्सीट्रायोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 इन द किडनी, दिस इज इट, यही तो है ना। इनडायरेक्टली बोलो, एक दो अलग अलग नाम लेके। तो कैल्सीट्रायोल क्या करता है, कैल्शियम इंड्यूस एटीपीएस का सिंथेसिस बढ़ाता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। एटीपीएस इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये भी है, बिल्कुल बताया था मैंने। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन अलोंग विद कैल्शियम। सो अलोंग विद कैल्शियम एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम किडनी, ठीक है। देखो फॉस्फेट का यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ेगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है भाई। देखो यूरिनरी एक्सक्रीशन फॉस्फेट का ज़्यादा होगा तो ब्लड फॉस्फेट लेवल कम हो जाएगा। बाकी जो को बोन्स पे तो देखो अलग ही इफेक्ट हो रहा है, बोन्स पे रिजॉर्प्शन हो रहा है, फॉस्फेट एब्जॉर्ब हो रहा है बोन से। जीआईटी में भी फॉस्फेट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें देखोगे तो आपको लगेगा कि कैल्शियम फॉस्फेट लेवल जो है वो नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो आ रहा है। तो यार अभी हर जगह से थोड़ा ना निकलेगा। लाइक मेन डायरेक्ट एक्शन इज बाय यूरिनरी एक्सक्रीशन, यूरिनरी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द ब्लड लेवल ऑफ फॉस्फेट, वो कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, देखो वही सिस्टम। पैराथॉर्मोन रिसेप्टर्स आर ऑफ 3 टाइप, देखो फिर से इसको अच्छे से करना, 3 रिसेप्टर होते हैं। देखो पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर 1, पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर 2, पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर 3। देखो भाई, तो देखो इन तीनों ये तीनों हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं, इनमें से अगर आप देखना चाहो तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वाला मतलब ये वाला जो है PTH-R1, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला है। इन दोनों का रोल, ये दोनों है ना नीचे वाले PTH-R2 और PTH-R3, इनका जो रोल है एक्चुअली में दैट इज़ नॉट क्लियरली नोन, हमें पता ही नहीं है इनका रोल। मेन वाला जो रिसेप्टर है वो है PTH-R1 रिसेप्टर 1, ठीक है। सो पैराथॉर्मोन रिसेप्टर्स 3 टाइप के होते हैं, ये मैंने बताया। और ये सारे के सारे रिसेप्टर्स कैसे हैं पता है आपको, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। ये कैसे हैं, जी पिरोटीन
कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। सो लाइकवाइज आई टोल्ड यू कि PTH-R1 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे ये लिखा गया है कि फिजियोलॉजिकली ये मोर इम्पॉर्टेंट है देन अदर टू। PTH-R1 मीडिएट्स द एक्शन ऑफ PTH एंड PTH रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है, तो यही मेनली PTH के एक्शन को मीडिएट करता है। 2 और 3 का फंक्शन रोल हमें नहीं पता, नॉट क्लियरली नोन, हमें इनका रोल नहीं पता है। टारगेट सेल में सबसे पहले PTH आया, PTH आके कहाँ बाइंड करेगा, PTH-R1 पे बाइंड करेगा, भाई रिसेप्टर इस पे बाइंड करेगा, विच इज द जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। तो इससे क्या बनेगा, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और सेल के अंदर एक मैसेंजर जनरेट होगा, साइक्लिक AMP, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइक्लिक AMP, ये क्या होता है, साइक्लिक AMP ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, फिर आगे एक्शन होगा। तो पैराथॉर्मोन कैसे काम करता है, PTH-R1 के साथ बाइंड करेगा, ये क्योंकि ये जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर है, सो दिस PTH-R1 इट इज कपल्ड विद जी प्रोटीन, है ना, तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर साइक्लिक AMP रिलीज होगा, फिर आगे एक्शन करेगा हमारा PTH, ठीक है भाई। रेगुलेशन ऑफ पैराथॉर्मोन सिक्रीशन, देखो ब्लड कैल्शियम लेवल इज द मेन फैक्टर रेगुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ PTH, ठीक है, कोई ना कोई चीज तो होगी ना जो PTH के सिक्रीशन को देखती है, ब्लड कैल्शियम लेवल, देखो कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा हो जाएगा तो PTH कम, ठीक है, फिर वो सारी की सारी प्रोसेस हमने वहाँ वो डायग्राम डिस्कस किया था ना, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कैल्शियम इनहिबिशन पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। सो PTH का जो हमारा रेगुलेशन है, इट इज मेनली बाय रेगुलेशन ऑफ पैराथायराइड इज बाय कैल्शियम लेवल, तो ब्लड कैल्शियम लेवल इज द मेन फैक्टर रेगुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ PTH एंड ब्लड फॉस्फेट लेवल ऑल्सो रेगुलेट्स, बट मेन कौन सा है, कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो ब्लड कैल्शियम एंड ब्लड फॉस्फेट लेवल रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ PTH, ठीक है। ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम, लेट्स टॉक अबाउट ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। देखो PTH सिक्रीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम इन ब्लड, देखो ब्लड में कैल्शियम अगर ज्यादा होगा ना तो PTH का सिक्रीशन कम होगा, बट अगर आप फॉस्फेट के केस में देखोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉस्फेट लेवल, फॉस्फेट लेवल ब्लड में ज्यादा हुआ PTH सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। पैराथॉर्मोन सिक्रीशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैल्शियम इन ब्लड के, ठीक है। अच्छा ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पे कैल्शियम बढ़ जाता है जिसकी वजह से PTH का सिक्रीशन कम होगा, एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम इन डाइट, भाई डाइट कैल्शियम जो है वो डाइट में ज्यादा होगा तो PTH का सिक्रीशन कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विटामिन डी इन द डाइट, विटामिन डी ज्यादा होगा ना डाइट में, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा आएगा तो PTH का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ बोन्स का रिजॉर्प्शन, बोन्स का रिजॉर्प्शन अगर बढ़ गया किसी वजह से, सम बोन डिजीज की वजह से, तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो PTH सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये डिक्रीज कब, ये तो इंक्रीज वाली कंडीशन है जहां पे कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसका उल्टा देखो, अगर कैल्शियम लेवल कम होगा तो PTH सिक्रीशन बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज PTH सिक्रीशन कहां देखा, इन केस ऑफ रिकेट्स, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। डिक्रीज इन कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इंक्रीजेस PTH सिक्रीशन एज इन केस ऑफ रिकेट्स, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। देखो फिर से बोलो, रिकेट्स में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में कैल्शियम कम हो जाता है ब्लड में, ठीक है, तो जिसकी वजह से PTH सिक्रीशन बढ़ेगा, पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है। अब ब्लड कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को देखते हैं हम लोग। फॉस्फेट लेवल में क्या है, फॉस्फेट लेवल ज्यादा PTH सिक्रीशन ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी नॉर्मल सिंपल सी बात है, फॉस्फेट लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। होता क्या है, फॉस्फेट जो होता है हमारा जब ज़्यादा होगा, जब फॉस्फेट व्हेनेवर द लाइक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड फॉस्फेट विल बी ज़्यादा, देन ये जो ब्लड फॉस्फेट होता है ये कंबाइन करता है आयनाइज्ड कैल्शियम के साथ, ठीक है, आयनाइज्ड कैल्शियम के साथ फॉस्फेट कंबाइन करेगा, देन बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नाउ ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विच इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, एंड ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होगा, दिस डिक्रीज द
आयनाइज्ड कैल्शियम इन ब्लड। मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम फ्री आयनाइज्ड कैल्शियम प्रेजेंट है जो यूजफुल है भाई, उस वो अगर इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो आयनाइज्ड कैल्शियम कम हो जाएगा ना ब्लड में। अब आयनाइज्ड कैल्शियम कम हो गया तो पीटीएच सिक्रीशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कितनी तगड़ी चीज है। पीटीएच सिक्रीशन फाइनली देखो डिपेंड कर रहा है कैल्शियम पे ही ज्यादा, रेगुलेटिंग मेन रेगुलेटिंग फैक्टर कैल्शियम है, ठीक है। नाउ अप्लाइड फिजियोलॉजी, डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। बताओ कौन से डिसऑर्डर्स है भाई? डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड दो टाइप के, एक तो भाई ऑब्वियस सी बात है यार, पैराथ हार्मोन या फिर तो बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है, बढ़ेगा या कम होगा। अगर कम हुआ है कंसेंट्रेशन तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, और अगर बढ़ा है तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म मतलब पैराथ हार्मोन कम हो गया, इट इज रिलेटेड विथ हाइपोकैल्सीमिया, इट लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम भी कम हो जाएगा, क्योंकि पीटीएच जो होता है ना वो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ना, तो अगर पीटीएच कम होगा तो कैल्शियम लेवल भी कम होगा ना ब्लड में, ठीक है। So, hyposecretion of PTH is called hypoparathyroidism. It leads to hypocalcemia, यानी decrease blood calcium level. Okay. Now, what are the causes of hypoparathyroidism? So, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा एकदम ध्यान से आप पढ़ें इसको, ध्यान से एकदम विद योर अटमोस्ट अटेंशन यू हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक। मज़ा तो आ रहा है ना, मतलब यार ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन, तुम्हें 36 मिनट हो गए यहाँ बैठे हुए सुनते हुए मुझे, तो देखो इसी तरीके से सुनते जाओगे ना तो एक दिन देखो सफलता कदम चूमेगी तुम्हारे, मज़ा आ जाएगा एक दिन देखो। तो ये आगे बढ़ें क्या, देखिए व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। देखो अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए, यानी पैराथायरॉयडेक्टोमी, मतलब भाई पैराथायरॉयडेक्टोमी करते हैं हम लोग, मतलब थायराइड ग्लैंड को रिमूव ही करते हैं, तो पीटीएच कहाँ से सिक्रीट होगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरा, रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड, भाई मतलब ऑब्वियस ही बात है भाई, थायराइड से रिलेटेड है पैराथायराइड, थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, तो अगर सपोज आपको थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना है, उसकी सर्जरी करनी है, तो ड्यूरिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड भी रिमूव हो जाएगा ना, तो ये होता है, इसकी वजह से भी ऑब्वियस ही बात है इनडायरेक्टली पैराथायराइड ग्लैंड ही रिमूव हो रही है, तो ये दिस ऑल्सो कॉजेज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सो इट इज थायरोडेक्टोमी, ठीक है, पैराथायरोडेक्टोमी एंड थायरोडेक्टोमी, ठीक है। और तीसरी चीज, किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज के कारण हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। एंड सबसे मेन बात, हाइपोथायरॉयडिज्म होने की देखो ये बड़ी मतलब नॉर्मल सी बात जो आप ध्यान दोगे, पैराथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, मतलब नॉर्मल लेवल पे सिक्रीट हो रहा है या ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, मतलब हम पानी के बीच में हैं, लाइक वी आर इन मिडिल ऑफ ए सी, फिर भी हम प्यासे हैं, वी आर सराउंडेड बाय वाटर, फिर भी हम थर्स्टी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्रीशन हो रहा है पीटीएच का, लेकिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, डेफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर ऑफ, वो मैंने बताया था ना PTHR1 रिसेप्टर, ठीक है, तो वो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा टारगेट सेल के अंदर, सो डेफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर फॉर बीटीएच इन द टारगेट सेल, so this is the thing, ठीक है। but this is not called hypothyroid parathyroidism, this is called somewhat called pseudo hypoparathyroidism, मतलब pseudo नकली है ये ना, क्योंकि पैराथायरमोन तो है लेकिन बाइंड कहाँ करे, रिसेप्टर नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हाइपोकैल्सीमिया एंड टिटेनी। देखो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया, यानी डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। अच्छा, कैल्शियम लेवल डिक्रीज कैसे होगा, बाय डिक्रीजिंग द रीसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। भाई कैल्शियम रेगुलेशन तीन तरीकों से होता है, या फिर तो बोन पे काम करना है, किडनी पे काम करना है, और किस पे काम करना है, जीआईटी ट्रैक पे काम करना है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे काम करना है। तो अगर आपका यहाँ पर रिजॉर्प्शन कम कर दिया जाए, बोन से रिजॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यानी बोन से कैल्शियम नहीं निकल रहा, नॉर्मली क्या होता है बोन का रिजॉर्प्शन होता है, वहाँ से कैल्शियम निकलता है, ब्लड में जाता है, कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन डिक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया, कम कैल्शियम। हाइपोकैल्सीमिया कॉजेज
इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, देखो पता होना चाहिए। कैल्शियम देखो डायरेक्टली बहुत चीज़ों में है ना, आप देखोगे ना कैल्शियम के इतने फंक्शन है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, इतना ज़रूरी है। लाइक आपका ब्लड कोगुलेशन में, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी में, है ना। आपने हर कैल्शियम पढ़ा होगा ना कि आप मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या कैल्शियम काम आता है हार्ट की फंक्शनिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। तो इसकी वजह से आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो हाइपर एक्साइट हो जाएंगे अगर उनको कैल्शियम कम मिलेगा तो। सो न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी, so hypocalcemia causes neuromuscular hyperexcitability. It is opposite, hypocalcemia hyperexcitability, resulting in hypocalcemic tetany। क्या हो जाएगा फिर, hypocalcemic tetany हो जाएगी। नॉर्मली टिटेनी कब होती, टिटेनी मतलब कैल्शियम भाई कम हो जाना, है ना। तो टिटेनी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टिटेनी में क्या होता है। देखो टिटेनी कब होती है, जब आपका लाइक नॉर्मल वैल्यू जो होती है ना, इट इज़ अराउंड, मैंने बोला था 9 से 11, ठीक है। तो देखो 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये एवरेज है, ठीक है। इससे नॉर्मल वैल्यू से, ये नॉर्मल वैल्यू है, जब कम होते होते कैल्शियम लेवल 6 से भी कम हो जाएगा, 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, तब टिटनी होती है। तो टिटनी अकर्स व्हेन प्लाज्मा कैल्शियम लेवल फॉल्स बिलो 6 पर mg पर डेसीलीटर फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू ऑफ 9.4। 9.4 से कम हो गए 6 तक, 6 से कम जब हो जाएगा देन इट कॉजेस टिटनी, ठीक है। और टिटनी हो जाएगी हाइपो, कौन सी टिटनी, हाइपोकैल्सिमिक टिटनी, हाइपोकैल्सिमिक टिटनी, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, न्यूरो मस्कुलर एक्स हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो सकती है ना। हाइपोकैल्सिमिक टिटनी, देखो टिटनी की बात कर लेते हैं। टिटनी मतलब क्या होता है, वॉयलेंट और पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म। स्पाज्म मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब दौरे पड़ते हैं ऐसे, ठीक है। सो टिटनी के अंदर आप देखिए जकड़ जाती हैं चीज़ें, मतलब स्पाज्म होता है। कौन सा स्पाज्म, इनवॉलेंट्री, हमारे बस में नहीं रहता कुछ। तो देखिए वी हैव टिटनी, abnormal condition characterized by violent पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म। कैसा, वॉयलेंट होता है, पेनफुल होता है, मस्कुलर स्पाज्म, वॉयलेंट पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म। क्या, फिर से बोलो मेरे साथ, टिटनी में क्या होता है, वॉयलेंट पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म। कईयों को स्पाज्म का मतलब नहीं पता, तो स्पाज्म का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म का मतलब होता है भाई इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और पर्टिकुलरली कहाँ होता है, ये हाथों में होता है और फीट में होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पर्टिकुलरली इन फीट एंड आवर हैंड्स, ठीक है। So, why this muscular spasm? Why this painful, violent muscular spasm? This is because of hyperexcitability of nerves and skeletal muscle due to calcium deficiency. देखो कैल्शियम ही करता है सारे काम ये। कैल्शियम अगर कम होगा तो जो हमारी स्केलेटल मसल हैं, नर्व्स हैं, दे विल बिकम हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉयलेंट और पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म प्रोड्यूस होंगे। पेनफुल, वॉयलेंट, मस्कुलर, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। सो दिस इज आर हाइपो कैल्शियमिक टिटनी। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई बंदे को हाइपोकैल्सिमिक टिटनी हो गई है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी वाली टिटनी उसको हो गई है। देखिए हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड कन्वर्जेंस, ठीक है। व्हाट इज दिस, हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड कन्वर्जेंस, ठीक है। इंक्रीज इन द न्यूरल एक्साइटेबिलिटी रिजल्ट इन हाइपर रिफ्लेक्सिया, यानी ओ, देखो हाइपर मतलब ज्यादा, रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। तो ओवर रिएक्टिव रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे। एंड कन्वल्जिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कन्वल्जिव मतलब बहुत खतरनाक वाले मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। सो हाइप नाउ बिकॉज ऑफ द न्यूरल एक्साइटेबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ ना कि न्यूरॉन्स और ये स्केलेटल मसल सेल्स ये सब क्या हाइपर एक्साइट हो जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है, हमें होगा हाइपर रिफ्लेक्सिया यानी ओवर रिएक्टिव रिफ्लेक्सिव एक्शन। एंड मतलब रिफ्लेक्सिव एक्शन कैसे होंगे, ओवर रिएक्टिव होंगे ज़्यादा, ठीक है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विल बी कन्वल्जिव,
तो ये होगा तो हमें पता चलेगा भाई हाइपोकैल्सिमिक टिटनी हो रही है इसको। तो एक कार्पोपिडल स्पाज्म, कार्पोपिडल स्पाज्म क्या होता है, मतलब हाथ का कुछ इस तरीके से आ जाना, ये दिस इज कार्पोपिडल स्पाज्म, ऐसे कार्पोपिडल स्पाज्म, कार्पोपिडल स्पाज्म। कार्पोपिडल स्पाज्म के अंदर क्या होता है, इज द स्पाज्म इन हैंड and feet that occurs in hypocalcemic kidney. During spasm the hand shows a peculiar attitude. What is this peculiar attitude? एक particular attitude होता है जिसको हम कहते हैं peculiar attitude, जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, फ्लैक्शन एट रिस्ट, रिस्ट पे फ्लैक्शन हो जाएगा, फ्लैक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लैक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट कौन सा होता है, ये इंटर दो फेलेंजेस के बीच में इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो होता है वहां पे क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन एंड अडक्शन ऑफ थम, थम का एडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनेगा जो मैं डायग्राम में दिख रहा, कार्पोपिडल स्पाज्म। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पर एक एटीट्यूड शो हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्शन एट रिस्ट and flexion at the metacarpophalangeal joint and extension at interphalangeal joint and adduction of thumb. So this is the case of carpopedal spasm, ठीक है। जहाँ पर there will be a peculiar attitude, है ना, और ये carpopedal spasm जनरली हाथ में और फीट में होता है, ठीक है। नाउ लेरेंजियल स्ट्राइडोर, व्हाट इज दिस लेरेंजियल स्ट्राइडोर, देखो स्ट्राइडोर का मतलब होता है नॉइजी ब्रीथिंग, स्ट्राइडोर का मतलब होता है नॉइजी ब्रीथिंग, मतलब ऐसे मतलब लाइक मैं कैसे करके बताऊं, लाइक जब भी आप इंस्पायर करोगे ना, सांस अंदर लोगे तो मतलब एक लाउड क्राउइंग साउंड या वहां से प्रोड्यूस होगी, लाउड साउंड, स्ट्राइडोर बोलेंगे हम उसको, नॉइजी ब्रीथिंग। ये कैसे होता है, इट इज बिकॉज ऑफ लेरिंगोस्पाज्म, है ना, मतलब जो लेरिंजियल मसल्स हैं, हमारी लेरिंजियल मसल्स हैं, अगर उनका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, उनका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, तो इसकी वजह से ये कंडीशन बनती है स्ट्राइडोर की। सो लेरेंजियल स्ट्राइडोर नाम से पता चला है, लेरेंजियल स्ट्राइडोर यानी जो लेरेंजियल मसल्स हैं उनका स्ट्राइडोर, स्ट्राइडोर मतलब नॉइजी ब्रीदिंग, है ना। तो बिकॉज ऑफ द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेरेंजियल मसल्स, लेरेंजियल मसल्स, हमारे पास क्या होगा, नॉइसी ब्रीदिंग होगी, देयर विल बी लाउड क्राउइंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। दिस इज ड्यू टू लेरेंजियोस्पाज्म, 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 है ना। ओके, लेरेंजियल स्ट्राइडोर इज अ कॉमन डेंजरस फीचर ऑफ हाइपोकैल्सिमिक टिटनी। भाई देखो सांस लेने में दिक्कत होगी ना, सांस लेने में, इंस्पिरेशन में, तो ये बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है। तो इट इज कॉमन डेंजरस फीचर ऑफ हाइपोकैल्सिमिक टिटनी। नाउ कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस की बात करते हैं। अच्छा, हाइपोकैल्सिमिक टिटनी के केस में कैसे हमें, मतलब लाइक व्हाट विल बी द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, है ना। सीवीएस में क्या चेंज ऑब्जर्व होगा, सीवीएस में डायलिटेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट का डायलिटेशन, एसटी सेगमेंट एंड क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एरिथमियाज यानी इरेगुलर हार्ट बीट, क्योंकि वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम लगेगा, तो एरिथमियाज होंगे, इरेगुलर हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी, हाइपोटेंशन एंड हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। सबसे पहले मेरे को बोलता हूँ क्या, डायलेटेशन ऑफ द हार्ट, देन prolonged ST segment and QT interval, arrhythmias, irregular heartbeat, hypotension and heart failure, ये कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस होंगे। व्हाट विल बी द अदर फीचर्स, अदर फीचर्स क्या होंगे, देखिए जरा, डिक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, ड्राई स्किन विद ब्रिटल नेल्स, है ना, टूटेंगे नेल्स, ऐसे ड्राई स्किन होगी एकदम, हेयर लॉस होने लगेगा, खत्म, हेयर लॉस, ग्रैंड माल, पेटिट माल और अदर सीजर्स, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे ध्यान से, साइंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन और डिमेंशिया इन अडल्ट। देखो मेंटल रिटार्डेशन इन द चिल्ड्रन एंड डिमेंशिया इन द अडल्ट, ये सारी चीजें होंगी। अगर व्हेन कैल्शियम लेवल फॉल्स बिलो, मैंने कहा ना ये हाइपोकैल्सिमिक जो टिटनी है ये लाइक जब 6 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो हमें ये हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है, हाइपोकैल्सिमिक टिटनी हो जाती है, टिटनी हो जाती है जब 6 से कम होता है।
लेकिन अगर कैल्शियम लेवल सोचो 4 से कम हो जाए, यार नॉर्मल है 9 पॉइंट कुछ, 9 9 से 11, 9.2 है ना, 9.4 है, ठीक है, तो 9 से 11 कुछ है। लेकिन अगर 6 से कम हुआ टिटनी हो गई, समझ गए, ठीक है। अगर 4 से कम हो जाएगा भाई, इट इज़ फैटल, कहानी खत्म होने वाली है तुम्हारी। अगर कैल्शियम लेवल फॉल बिलो 4 देन इट बिकम्स वेरी फैटल, इट बिकम फैटल। इस केस में क्या होगा, आपको सीवियर हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, जैसे जो अपनी आपने पढ़ा था अभी लैरिंग्स से रिलेटेड, कि लैरिंग्स के अंदर और ब्रोंकियल मसल्स के अंदर दिक्कत होगी। क्या बोलते थे हम उसको, देखो 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 देखो, लैरिंजियल स्ट्राइडोर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि टिटनी फिर अगर इंपॉर्टेंट मसल्स की होने लगी, जैसे ब्रोंकियल मसल्स हैं और लेरेंजियल मसल्स हैं, इनकी टिटनी जो होगी, दिस इज वॉश, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी और आदमी खत्म हो जाएगा, डेथ। इट अकर्स व्हेन बिलो 4, कैल्शियम लेवल और भी नीचे गिर जाए, 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम गिर जाए, इट इज फैटल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज लेटेंट टिटनी। लेटेंट का मतलब देखो, इट इज सब क्लिनिकल टिटनी। सब क्लिनिकल मतलब देखो, मतलब आने से पहले की आहट, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, ठीक है। तो ये बात देखिए, लेटेंट टिटनी ऑल्सो नोन एज सब क्लिनिकल टिटनी इज द न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी, सो दिस इज द लेटेंट टिटनी। भाई बिफोर द ऑनसेट ऑफ टिटनी जो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, हाइपोकैल्सीमिया दैट डेवलप बिफोर द ऑनसेट ऑफ टिटनी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल वीकनेस एंड क्रैम्प्स इन फीट एंड हैंड, सो दिस इज लेटेंट टिटनी, मतलब इट इज सब क्लिनिकल टिटनी। यहाँ पे भी इट इज न्यूरो टिटनी तो है ही भाई, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया दैट डेवलप बिफोर द ऑनसेट ऑफ टिटनी, ठीक है। तो इट इज लेटेंट टिटनी, दैट्स वाई हमने इसको कहा सब क्लिनिकल, बिफोर द ऑनसेट ऑफ टिटनी द हाइपोकैल्सीमिया होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इट इज न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एक्चुअल टिटनी, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जनरल वीकनेस फील होती है, क्रैम्प्स होते हैं फीट में और हैंड में, जिसकी वजह से हमें पता चल जाए भाई आगे जाके खतरनाक टिटनी प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी इन दिस पेशेंट इज डिटेक्टेड बाय सम साइंस विच डू नॉट अपीयर इन नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन से अलग कुछ यहाँ पे साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, कुछ साइन सिम्टम्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि भाई ये क्या कुछ डिफरेंट तो है। ट्राउजियो साइन, कॉस्टिक साइन, कॉस्टिक साइन और अर्ब साइन, देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, बड़े टिपिकल टेढ़े मेढ़े वर्ड्स हैं, तो आप अपने हिसाब से देखें, उसको एडजस्ट कर लें। तो व्हाट इज दिस ट्राउजियो साइन? ट्राउजियो साइन इज द स्पाज्म ऑफ हैंड दैट इज डेवलप्ड आफ्टर 3 मिनट ऑफ अरेस्टिंग द ब्लड फ्लो टू लोअर आर्म एंड हैंड। देखो 3 मिनट तक अगर आप ब्लड फ्लो को, 3 मिनट तक आप लोअर आर्म और हैंड के ब्लड फ्लो को अगर आप अरेस्ट कर लोगे, कैसे कर सकते हो? ब्लड फ्लो टू लोअर आर्म एंड हैंड इज अरेस्टेड बाय इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर कप। जो ब्लड प्रेशर कफ होता है यहाँ पे लगाते हैं, उसको आप जो नॉर्मल पेशेंट का जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है उससे 20 mmHg ज़्यादा उसको फिट करो, 20 mmHg अबव, ठीक है। द पेशेंट्स नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर उससे 20 mmHg ज़्यादा आप उसको क्या करो, मतलब उसको इन्फ्लेट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से after 3 minutes the blood flow to the lower arm and hand will be arrested and because of this spasm होगा हैंड के अंदर। so this is the ट्रोजियोस साइन, ठीक है। ये कुछ अलग चीज़ है जो कि ऑब्जर्व होगी लेटेंट टिटनी के पेशेंट्स के केस में, ठीक है, लेटेंट टिटनी सब क्लिनिकल टिटनी में। तो ट्रोजियोस साइन क्या होता है? स्पाज्म ऑफ हैंड दैट डेवलप्स आफ्टर 3 minutes बाय अरेस्टिंग द ब्लड फ्लो टू लोअर आर्म एंड हैंड। और ये अरेस्ट कैसे करेंगे? बाय इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर कफ 20 mmHg अबाउट द पेशेंट सिस्टोलिक प्रेशर। नाउ दिस कॉस्टिक साइन, ये क्या होता है? कॉस्टिक साइन इज द ट्विच ऑफ फेशियल मसल, लाइक फेशियल मसल होती है उनका ट्विच caused by gentle tap over the facial nerve in front of ear, like in front of ear जो facial nerve है
वहाँ पे टैप करके हम लोग देखेंगे फेशियल मसल के ट्विच को। मतलब लाइक इट कैन बी लाइक ड्यू टू द हाइपर इरिटेबिलिटी ऑफ फेशियल नर्व की हाइपर इरिटेबिलिटी के कारण ये चीज़ हो सकती है, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल। सो इट इज़ द कॉस्टिक साइन। देखो, एक तो हमने पढ़ा ट्रोजियो साइन, एक कॉस्टिक साइन। कॉस्टिक साइन में क्या होता है? ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल। जब क्या किया जाएगा, जो हमारी फेशियल नर्व है इन फ्रंट ऑफ द ईयर, वहाँ पे आप जनरल टैप करोगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, फेशियल नर्व लाइक इट इज़ बिकॉज ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल एंड इट कैन बी ड्यू टू हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द फेशियल नर्व। देन अर्ब्स साइन। अर्ब्स साइन क्या होता है? यहाँ पर स्केलेटल मसल की हाइपर एक्साइटेबिलिटी देखी जाएगी इवन बाय अ वेरी माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। आप एक बड़ा माइल्ड हल्का सा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दोगे एंड द स्केलेटल मसल will show hyper excitability. This is called Erb's sign. It is also called Erb's Westphal sign. इसको Erb's Westphal sign भी कहते हैं, ठीक है। सो ये 3 साइन सिम्टम्स हैं जो कि जो लेटेंट टिटनी है, जो सब क्लिनिकल टिटनी है, उसके पेशेंट्स में देखे जाते हैं। नाउ लेटेंट टिटनी इज अ न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी विच इज ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया दैट डेवलप बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एक्चुअल टिटनी, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है भाई हाइपो पैराथायरॉयडिज्म हमने पढ़ लिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अब पढ़ते हैं। देखो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो होता है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हाइपर कैल्शियमिया से। मतलब अगर पीटीएच ज़्यादा सिक्रीट होगा, ज़्यादा सिक्रीशन होगा ना, तो इसकी वजह से हो जाएगा हमें हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप कौन से? एक तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। बड़ा आसान है, टेंशन ना ले, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज टू डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर इन वन और मोर पैराथायरॉयड ग्लैंड, या कई बार सब चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में भी ट्यूमर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी है कि आपको एक ट्यूमर डेवलप हो गया, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से क्या होता है? सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म फिजियोलॉजिकल compensatory hypertrophy of parathyroid gland in response to hypocalcemia which occur due to pathological condition। तो आप इतना याद रख लो, पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से लाइक ये हो सकता है क्रॉनिक रीनल फेलियर में, विटामिन डी डेफिशिएंसी में, रिकेट्स के अंदर, ठीक है। रिकेट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। सो इट इज फिजियोलॉजिकल कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इट इज फिजियोलॉजिकल कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी इन रेस्पॉन्स टू हाइपोकैल्सीमिया विच अकर ड्यू टू अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन। देखो, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन से अगर मान लो हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, मतलब हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो अब क्या होगा, कैल्शियम लेवल को बढ़ाया जाएगा, तो कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलेगा, वो ज़्यादा हो जाए तो ये होगा सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो लेट्स इसको कहा गया ना फिजियोलॉजिकल कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ पैराथायरॉयड in response to hypocalcemia which occur due to other pathological condition जैसे chronic renal failure, विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट्स, ठीक है। टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी में हाइपरप्लेसिया होता है, मतलब इन एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, हाइपरप्लेसिया मतलब नंबर में इंक्रीज हो रहा है ना। तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सो टर्शरी हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपरप्लेसिया होता है ऑफ ऑल द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स दैट डेवलप ड्यू टू क्रॉनिक सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अगर ये जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ये क्रॉनिकली एग्जिस्ट करे लंबे टाइम तक, तो आपको टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है? कैल्शियम लेवल का बढ़ जाना। इट अकर ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। ऑब्वियसली बात है, बोन से रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो गया कैल्शियम का, तो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। देखो, डिप्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिमेंबर दीज साइंस एंड सिम्टम्स। डिप्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्लगिशनेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, एसटी सेगमेंट और क्यूटी सेगमेंट अब रिड्यूस हो गए, उसमें इंक्रीज हो रहे थे, है ना। स्लगिशनेस है ना, हौले हौले रिफ्लेक्स एक्टिविटीज एंड लैक ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन,
ये साइंस एंड सिम्टम्स है हाइपर कैल्सीमिया के। भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, ST QT सेगमेंट रिड्यूस हो जाएंगे, स्लगिशनेस ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज एंड देन डिप्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। Depressive effects of the hypercalcemia are noticed when the blood calcium level increase 12 से ऊपर जब चला जाता है। This condition becomes severe with 15 and become lethal जब 17 चला जाएगा। देखो 9 से 11 नॉर्मल है, 12 से ऊपर तो हम बोलेंगे हाइपरकैल्सीमिया दिखाई देना चालू होगा। ये हाइपरकैल्सीमिया सीवियर तब हो जाएगा जब 15 तक पहुंच जाएगी बात, और जब 17 को क्रॉस कर लिया तो लीथल, खत्म आदमी। ठीक है। अदर इफेक्ट्स ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, देखो हाइपरकैल्सीमिया के अदर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, देखो बड़ा आसान है समझना। एक तो सिस्ट डेवलप हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ बोन डिजीज सच एज ओस्टिक्टिस फाइब्रोसा सिस्टिका, बहुत सारी बोन डिजीज डेवलप हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है। पैराथायरॉयड पॉइजनिंग जो कि कब होता है, 15 से जब अबव लेवल हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट भी बढ़ेगा, also increases because kidney cannot excrete the excess amount of phosphate reabsorbed from bone। देखो बोन से, बोन का रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा निकल रहे हैं। अब फॉस्फेट का रेगुलेशन कैसे करते हैं, बाहर निकाल के। अब बाहर इतना थोड़ी निकाल पाएगी अपनी किडनी, तो इस तरीके से ये फॉस्फेट लाइक पैराथायरॉयड पॉइजनिंग भी हो जाएगी। देन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स इन रीनल ट्यूब्यूल, ऑब्वियसली बात है कैल्शियम फॉस्फेट इतना ज़्यादा होगा तो रीनल ट्यूब्यूल में, थायरॉयड ग्लैंड में, एल्वुलाई में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, वॉल ऑफ द आर्टरीज, हर जगह पे कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से इन ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, डिसफंक्शनिंग हो सकती है। और उसके अलावा रीनल स्टोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन इट इज़ डिपॉजिटेड इन द किडनी। किडनी के अंदर अगर ये कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होंगे ना तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, रीनल स्टोन्स आ जाएंगे। पैराथायरॉयड फंक्शन टेस्ट, देखो मेजरमेंट ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल, ऐसे फंक्शन कर सकते हैं हम लोग। ब्लड कैल्शियम लेवल को देखो ज़्यादा मिलेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है, कम मिलेगा तो कम है। एंड देन caustic sign and sign for hypothyroidism. So this is all about our thyroid and parathyroid gland, ठीक, सॉरी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया। अब देखो कैल्सिटोनिन है, ये हम लोग आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।